हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। ल्यूसेंट की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी जिसके तहत हम भारत का भूगोल देख रहे थे, आज हम देखेंगे उसका भाग 4। इससे पहले 3 भाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम भाग 4 देखेंगे। लगभग 4 टॉपिक हम देखने वाले हैं और आज हमारे पास टोटल 4 टॉपिकों से लगभग 270 सवाल आपके लिए हैं। ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अब इसी के साथ एक और वीडियो आपका आएगा, 5वां भाग आएगा इसका। भारत के भूगोल की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, एक और भाग आएगा और उसी के साथ हमारा ये जो ल्यूसेंट एमसीक्यू सीरीज है सामान्य ये भारत के भूगोल की, वो समाप्त हो जाएगी। और पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। कल से उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य हिंदी के हमारे जो प्रैक्टिस सेट साथ में चलते हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं। और आगामी वीडियो यानी इस वीडियो के बाद और क्या क्या वीडियो आने वाले हमारे, एक तो हमारा 5वां भाग आएगा भूगोल का जो अंतिम भाग होगा एमसीक्यू का। उसी के साथ साथ अगला वीडियो जो होने वाला है हमारा वो होगा उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य हिंदी एमसीक्यू जो साथ में हम सॉल्व करते हैं। इसका भाग 8 आएगा। इससे पहले 7 भाग आ चुके हैं, कल पिछला भाग आया था। और उसी के साथ जैसे ही हमारे जो भूगोल का एमसीक्यू सीरीज समाप्त हो जाएगी, भूगोल का आज चौथा वीडियो है एमसीक्यू का, एक और वीडियो आएगा 5वां भाग। लगभग 200 से अधिक सवाल हम उसमें सॉल्व करेंगे और इससे पहले 300 से अधिक सवाल हम पहले ही सॉल्व, 300 से 400 सवाल पिछले 3 वीडियो में हम पहले ही कर चुके हैं। तो उन वीडियो को ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को नया मुकाम दें। आगामी जो भी आपकी परीक्षा है, रेलवे की परीक्षा है, एसएससी की कोई परीक्षा है, उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेशन पसंद आता है तो शेयर भी करना है। तो उत्तराखंड वन लाइनर का वीडियो आएगा और इसी के साथ साथ तो मैंने आपको बताया भी था, जैसे ही हमारा एमसीक्यू सीरीज समाप्त होगी तो हम क्या लाएंगे, एक महा मैराथन क्लास जिसमें हम देखेंगे भारत का भूगोल कंप्लीट वन लाइनर के माध्यम से। सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। नोट्स पब्लिकेशन जो BS नेगी की पुस्तक है उनकी पुस्तक को लेकर हम चलेंगे जिसमें हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे भारत के भूगोल का। एमसीक्यू हमारे जैसे ही कंप्लीट होंगे उत्तराखंड का वीडियो आएगा और उसी के साथ आपका भारत का भूगोल की सीरीज आएगी। और आगामी वीडियो का आपको अगर क्रम बताएं तो अगले जो सोमवार से या मंगलवार से अगले अगले हफ्ते से, नववर्ष से, हम अजय रावत का इतिहास स्टार्ट करेंगे। अजय रावत जी की जो किताब है उसमें उत्तराखंड का इतिहास सीरीज स्टार्ट करेंगे और ये वन लाइनर सीरीज तो हमारी चलते रहेंगी। तो लगातार हमारे चैनल से बने रहें, पुरानी वीडियो देखते रहें। सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारी सीरीज़। तो पहला सवाल है आज का, हिमालय पार की नदियां हैं कौन कौन सी हैं? 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये हिमालय पार की नदियां हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। 270 सवाल है हमारे पास। ऑप्शन आप देख सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएंगी। अगला सवाल है, निम्न में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताइए। टॉपिक हम कौन सा कर रहे हैं? भारत की जो नदियां हैं उनसे रिलेटेड हम सवाल सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास टोटल 94 सवाल हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी सवाल आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन ज़रूर करें। तो दूसरा सवाल हमारा है, निम्न में से नदियों को लंबाई के अवरोही, अवरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। यानी सबसे आखिर, अवरोही माने घटता हुआ क्रम, माफ़ करें, यानी सबसे आखिर में सबसे कम लंबी नदी आएगी, स्टार्टिंग में सबसे लंबी, फिर उसके उसी के क्रम में घटता हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। अगर केवल भारत की सबसे लंबी नदी पूछेंगे तो हमारी गंगा होने वाली है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वही सवाल हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है हमारी 25 यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो चौथे सवाल का राइट आंसर है गंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो इनकी संयुक्त धारा बांग्लादेश में मिलती है। 4 ऑप्शन है, पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। और इसका राइट आंसर है मेघना के नाम से जानी जाती हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? यानी जिसमें नौका चालन भी हो सकता है। तो छठा सवाल है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? चंबल, सोन, बेतवा या केन? 7वां सवाल राइट आंसर है सोन। और ये नदी कहाँ पर मिलती है अगर पूछा जाएगा तो ये नदी मिलती है हमारी
बिहार में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। गंगा ब्रह्मपुत्र या नर्मदा ताप्ती? तो 8वें सवाल का राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर ये डेल्टा बनाती हैं। अगला सवाल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कौन सा है? यानी इनका उद्गम स्थान हमने बताना है। गंगा का हम जानते हैं उत्तराखंड, तो राइट आंसर हो गया, और ब्रह्मपुत्र का हो गया तिब्बत। तो 9वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा? राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम कहाँ है? तिब्बत में है। अगला सवाल देखते हैं, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? यानी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल या मणिपुर? 11वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। 12वां सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? गंगा, तिस्ता, बराक या ब्रह्मपुत्र? तो 12वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी नदियों का उद्गम स्थल हमारे मानसरोवर झील के पास में है, बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? पहली बात, ये असम में है और इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। और असम में ही इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है हमारे भारत में। वैसे जब इसका उद्गम होता है तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, याद करेंगे। और भारत में केवल असम में ही इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा? 15वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेतवा। अगला सवाल देखते हैं, किसे बिहार का शोक कहते हैं? तो राइट आंसर है, 4 ऑप्शन है हमारे, नर्मदा, महानदी, चंबल, कोसी? तो राइट आंसर है कोसी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी यानी हिमालय के पार की नदी है? तो 17वें सवाल का हमारा राइट आंसर है सतलज। 18वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन एक विनाशक नदी कही जाती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो राइट आंसर है कोसी, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला सवाल है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक तो हम देख चुके हैं, तो बंगाल का शोक 19वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? 4 ऑप्शन है हमारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 20वें सवाल का राइट आंसर है नर्मदा और सोन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, तापी, महानदी या गोदावरी? 21वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? सोन, कोसी, चंबल या यमुना? तो 22वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। और ये अरुण नाम से कहाँ जानी जाती है? नेपाल में जानी जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी? तो उड़ीसा का शोक है ब्राह्मणी नदी। तो 23वें सवाल का राइट आंसर है ब्राह्मणी। अगला सवाल देखते हैं, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है? सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, पुरानी वीडियो भी जरूर देखें। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, किस नदी का स्रोत है? मतलब यहाँ से इस पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो 24वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। अगला सवाल देखते हैं, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? माही, लूनी, बनास या साबरमती? 25वां सवाल राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। 25 सवाल हम समाप्त कर चुके हैं नदियों से रिलेटेड। टोटल हमारे पास 90 से अधिक सवाल हैं। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। ऑप्शन है हमारे नर्मदा, तापी, गोकक या शरावती? 26वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? राप्ती, महानदी, नर्मदा या स्वर्ण रेखा? 27वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। अगला सवाल देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? तो 28वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 29वां सवाल, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी? 29वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 30वां सवाल देखते हैं,
भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती? 30वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। अगला सवाल देखते हैं। 30 सवाल हमारे समाप्त हो चुके हैं। शिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक है? गोदावरी, चंबल, महानदी या नर्मदा? तो 31वें सवाल का राइट आंसर है चंबल। अगला सवाल देखते हैं 32वां। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो अभी हमने देखा था 2 नदियों के बारे में। तो राइट आंसर है 32वें सवाल का ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी अमरकंटक से नहीं निकलती और बाकी तीनों नदियाँ वहीं से निकलती हैं। अगला सवाल है 33वां क्वेश्चन। महानदी, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं इससे पहले। तो 33वें सवाल में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अमरकंटक इसका राइट आंसर है। आप मानस करके या मनस करके भी याद रख सकते हैं इसको। म न स, महानदी, नर्मदा और सौ से सोन, म न स। और अगर पूछा जाए हमसे मानस नदी एक नदी है, ये किसकी सहायक है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा और ताप्ती। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी? 35वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी या तापी? 36वां सवाल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तापी। 36वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 37वां सवाल। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तापी, नर्मदा, माही या साबरमती? 37वां सवाल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? 4 ऑप्शन है हमारे, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या कावेरी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम बताइए। मुल्ताई नगर, त्र्यंबक गांव, जनपाव पहाड़ी या ब्रह्मगिरी की पहाड़ी? तो 40वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या झेलम? तो 41वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? तो 42वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। अगला सवाल देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम बताइए। तो कावेरी नदी का उद्गम है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जल डमरू मध्य या खंबात की खाड़ी? तो 44वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, कर्नाटक और तमिलनाडु। 46वें सवाल की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? 46वें सवाल का राइट आंसर है कावेरी, ऑप्शन नंबर डी। कृष्णा नदी का उद्गम किसके समीप है? महाबलेश्वर, उदकमंडलम, खंडाला या पंचमढ़ी? 47वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर। अगला सवाल। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा या झेलम? 48वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा, कृष्णा, माफ करें, कृष्णा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तापी व नर्मदा, नर्मदा व सोन, सोन व बेतवा, चंबल व बेतवा? तो 49वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन। अभी हम ऊपर देख चुके हैं, मनस करके हमने याद भी करा था। दामोदर नदी जिसको हमने बंगाल का शोक भी कहा था, ये कहाँ से निकलती है? तो 50वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर का पठार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है? तापी, कृष्णा, लूनी या नर्मदा? 51वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूनी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा? तो 52वें सवाल का राइट आंसर है गंगा, 2525 किलोमीटर लंबी।
अगला सवाल देखते हैं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, किसके द्वारा निर्मित होता है डेल्टा? तो 53वें सवाल का राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? म न स करके याद होगा आपको, तो राइट आंसर है सोन। सोन किसकी सहायक थी? गंगा नदी की सहायक थी। अगला सवाल है, मानस किस नदी की उपनदी है? मैंने अभी स्टार्टिंग में कुछ देर पहले आपको बताया भी था, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 55वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। 56वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। अगर आपको लगता है मैं जल्दी जवाब दे रहा हूं, तो आप जैसे ही सवाल सुनते हैं पॉज करें, अपना आंसर सोचें, आगे बढ़ सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा आप कितने सवाल कर पा रहे हैं, कौन सा नहीं कर पा रहे हैं। अगला सवाल है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो 56वें सवाल का राइट आंसर है नर्मदा। 57वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तापी, लूनी, नर्मदा या तुंगभद्रा। 57वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? सोन, गंडक, कोसी या गंगा। 58वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी। अगला सवाल, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक या रामगंगा। तो 59वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। 59 सवाल हम समाप्त कर चुके हैं। नदियों से रिलेटेड हमारे पास 94 क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी। तो 60वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी। 61वां सवाल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 62वां सवाल, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी या घाघरा। तो 62वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घाघरा। 62वें क्वेश्चन का राइट आंसर घाघरा। अगला सवाल, निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या चेनाब। तो 63वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हमने देखा था तिब्बत से है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब या व्यास। 64वें क्वेश्चन का राइट आंसर है सतलज। अगला सवाल, निम्नलिखित में नर्मदा नदी से संबद्ध में सभी सही है सिवाय, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, ये हमने बताना है। तो 65वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। अगला सवाल देखते हैं, 66वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा या अमरावती। 66वां क्वेश्चन राइट आंसर अमरावती। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, गंगा की सहायक नदियों में जो वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। 68वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं, ध्यान दें, रेलवे की, आरआरबी की जो भी परीक्षाएं होती हैं, एसएससी की जो भी परीक्षाएं होंगी और आगामी जो भी परीक्षाएं, जैसे यूके ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षाएं हैं और यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं के लिए, और अगर देखें यूके पीएससी, यूपी पीएससी प्री परीक्षाओं के लिए, सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास। 69वां सवाल, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी, गंगा, महानदी। 70वां सवाल देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री या देवप्रयाग। तो 70वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। अगला सवाल, सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तो हम देख चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंधु नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या मपसा तुंग हिमानी। तो 72वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। अगला सवाल,
गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, यानी किन किन राज्यों से होकर बहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है, यमुना, दामोदर, चंबल या सोन। तो 74वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमुना। यमुना तो यमुनोत्री से निकलती है, तो पठारों से कहाँ से निकलेगी। अगला सवाल, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। 75वां सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, आप लिख के जरूर बताएं। अगला सवाल, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, कावेरी, महानदी, हुगली या कृष्णा। 76वां सवाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से। 77वें सवाल का राइट आंसर है यमुना से। अगला सवाल, निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है, गंगा, कोसी, दामोदर या गोमती। 78वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी। बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला सवाल, 79वां सवाल, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी या हुगली। तो राइट आंसर है हुगली। अगला सवाल, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, महानदी, तापी, कृष्णा, गोदावरी। तो 80वें क्वेश्चन का राइट आंसर है तापी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या गंगा। 81वें क्वेश्चन का राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी तो हमने देखा था महाराष्ट्र के पास। निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, कावेरी, नर्मदा, गंगा या यमुना। 82वां सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है, गोदावरी, नर्मदा, बनास या गंगा। 83वां सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 83वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है, कोसी, झेलम, चेनाब, रावी। 84वें क्वेश्चन का राइट आंसर है कोसी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, पेरियार, रावी, नर्मदा या गोमती। 85वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। अगला सवाल देखते हैं। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी। 86वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र, जिसे सांगपो भी कहा जाता है। अगला सवाल 87वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। 87वां क्वेश्चन हमारा राइट आंसर है ए और बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सब नदियां हमारी कहाँ गिरती हैं, ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला सवाल देखते हैं। मूसी तथा भीमन ये किसकी सहायक नदियां हैं। 88वां क्वेश्चन, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा। अगला सवाल, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, नोयाल, दामोदर, भिवानी या भदार। तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। अगला सवाल, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश डैश में जाकर समाप्त हो जाती है, यानी कहाँ जाकर ये समाप्त हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। 90 सवाल हम समाप्त कर चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, केन, बेतवा, सोन या चंबल। तो 90वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर 91वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। अगला सवाल देखते हैं। क्योंकि सोन किसकी सहायक है, सोन गंगा की सहायक है। अलकनंदा के बाद वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी या धौलीगंगा। तो 92 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी। RAM करके आप इसको याद रख सकते हैं। ए से अलकनंदा, M से मंदाकिनी और R से रुद्रप्रयाग। अगला सवाल, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा। 93वें क्वेश्चन, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अंतिम सवाल नदियों से रिलेटेड। निम्न में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, हेमावती, अर्कावती, इंद्रावती या अमरावती। 94वां क्वेश्चन, राइट आंसर है इंद्रावती। इसी के साथ नदियों वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब शुरू करते हैं
अब शुरू करते हैं भारत की मिट्टियों से रिलेटेड सवाल। इससे पहले हम नदियों से रिलेटेड सवाल समाप्त कर चुके हैं। तो दूसरा टॉपिक आज का हमारा स्टार्ट होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 4, 5, 6 या 8। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार की मिट्टियां। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? 2, 3, 4 या 6। तो राइट आंसर है 4। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल, काली, जलोढ़ या चूनेदार। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस नदी का विस्तार पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस नदी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़, काली, लाल या लेटेराइट। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा। अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही माने घटता हुआ क्रम क्या है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक जलोढ़, उससे कम लाल, उससे कम काली, काली से कम लेटेराइट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता, यानी अलग अलग प्रकार की उच्चावच की विविधता हमारे यहाँ पाई जाती है। अगला सवाल है, तटीय मैदानों और उत्तर मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़, रुक्ष, काली या लाल। तो 7वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़। अगला सवाल, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर या रेगुर। 8वें सवाल का राइट आंसर है खादर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 9वें सवाल की तरफ। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर या रेगुर। 9वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांगर। अगला सवाल, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? काली, जलोढ़, लेटराइट या शुष्क। 10वें सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से नीचे है लगभग 600 मीटर, 6000 मीटर, 800 मीटर या 100 मीटर। 11वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बांगर, खादर, कल्लर या रेगुर। 12वें सवाल का राइट आंसर है बांगर। अगला सवाल, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली, लाल, जलोढ़ या लेटराइट। 13वें सवाल का राइट आंसर है जलोढ़, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। अगला सवाल, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? भावर, बांगर, खादर या तराई। 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? 20%, 24%, 29% या 33%। 15वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? रेह, कल्लर, रेगुर या दोमट। 16वें सवाल का राइट आंसर है उसे दोमट नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? लेटेराइट, काली, क्षारीय या बलुई मिट्टी। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 18वें सवाल की तरफ। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए माफ़ी, मैं पढ़ लेता हूँ बढ़िया से। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली, लेटेराइट, लाल या जलोढ़। तो 18वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट। अगला सवाल, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? काली, लाल, चिकनी या लेटेराइट। 19वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपास के लिए काली बेस्ट है, काली मिट्टी बेस्ट है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल, काली, जलोढ़ या लेटेराइट। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर है काली मिट्टी। अगला सवाल, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या सभी में। तो 21वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी में। अगला सवाल, रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? मूंगफली, कपास, तंबाकू या गन्ना।
तो 22वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपास। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 23वें सवाल की तरफ। 23वां सवाल, निम्न में से कौन सी मिट्टी जैविक पदार्थों से भरपूर होती है? काली, मखलरी, लाल और जलोढ़। तो 23वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली। अगला सवाल है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है हमने बताना है। तो 24वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ये वाला कथन बिल्कुल गलत है। 25वां सवाल, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? लेटेराइट, रेगुर, लाल या जलोढ़। 25वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगुर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 26वें सवाल की तरफ। 26वां सवाल है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? लाल, काली, जलोढ़ या लेटेराइट। 26वें सवाल का हमारा राइट आंसर है, ये तो क्वेश्चन में ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, काली। अगला सवाल, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तराई, बांगर, खादर या रेगुर। 27वें सवाल का राइट आंसर है रेगुर। अगला सवाल, निम्न में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः हो जाती है? लाल, काली, लेटेराइट या जलोढ़। 28वें सवाल का राइट आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी कितनी फेमस है आप देख सकते हैं। अगला सवाल, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? 29वां सवाल राइट आंसर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? जलोढ़, लाल और पीली, वन या खारी मृदा। तो 30वें सवाल का राइट आंसर है लाल और पीली मृदा। अगला सवाल, 31वां सवाल, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल, काली, लेटेराइट या जलोढ़। 31वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 32वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। बिल्कुल गलत जवाब है ये। अगला सवाल देखते हैं, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है मालाबार तटीय क्षेत्र में। अगला सवाल, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? काली, जलोढ़, लाल या लेटराइट। 34वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, यानी किस क्षेत्र में ये पाई जाती है? तो 35वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं, भारत में निम्न में से कौन सा मृदा समूह लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर पाया होता जा रहा है, मतलब उसमें खेती नहीं की जा सकती है? तो 36वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो 37वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेटेराइट। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक क्षारीय मिट्टी है, यानी लेटेराइट के बारे में बात हो रही है। लेटेराइट मिट्टी क्षारीय मिट्टी नहीं होती है, ये गलत जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य होता है हमने बताना है। हमारा 39वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। ये बिल्कुल गलत कथन है। अगला सवाल देखते हैं, 40वां सवाल, निम्न भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की, यानी जो भूस्खलन हो जाता है, की समस्या से प्रभावित है? तो 40वें सवाल का राइट आंसर है 60%। अगले सवाल देखते हैं, उपजाऊ जलोढ़ मृदा डैश डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? 41वें सवाल का राइट आंसर है चावल, यानी जलोढ़ मृदा जो होती है चावल के लिए बेहतरीन है। निम्न में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है अधिकतर? तो ये पाई जाती है केरल वाले क्षेत्र में। अगला सवाल है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, किस प्रकार से रोका जा सकता है? 4 हमारे पास ऑप्शन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन रोपण द्वारा। जितने अधिक वन होंगे मृदा अपरदन अपने आप रुकेगा, क्योंकि वो पानी रोकेंगे और मिट्टी को भी मजबूत करेंगे पेड़। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये तो हम ऊपर देख चुके हैं। तो 44वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है काली मिट्टी। हमने देखा था काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर कहा जाता है। अगला सवाल है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? 45वें सवाल का हमारा राइट आंसर है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। अगला सवाल,
निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? पहाड़ी मिट्टी, काली मिट्टी, मकरला मिट्टी या लाल मिट्टी? 46वें सवाल का राइट आंसर है मकरला मिट्टी। सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक रिकमेंड हो सके। इतना काम जरूर करें सभी लोग। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? 47वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवनालिका या गली, इसके कारण। अगला है, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। क्या इसके उपचार हैं, हमसे पूछा है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। 48वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भू उपयोग पहला और दूसरा, समोच्च क्षेत्र का किनाराबंदी और भू उपयोग का विनियमन। अगला सवाल देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? 49वां सवाल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला सवाल, 3 सवाल हमारे और बचे हैं, इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो 50वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? 51वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अंतिम सवाल हम देखते हैं मिट्टी से रिलेटेड, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से, जो शुष्क मैदान मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है? तो 52वें सवाल का राइट आंसर है ऊसर। इसी के साथ दूसरा टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। तो आज का तीसरा टॉपिक है हमारा भारत में सिंचाई से रिलेटेड, तो इसको कंप्लीट करते हैं। ध्यान दें, अधिक सवाल नहीं है, 19 सवाल यहाँ पर हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास कृषि से रिलेटेड। 2 टॉपिक हम समाप्त कर चुके हैं। लगातार सेशन में बने रहें। लगभग 150 से अधिक सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? तो पहले सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना। अगला सवाल है, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? 650, 700, 750 या 850? तो दूसरे सवाल का राइट आंसर है 850 लाख हेक्टेयर। अगला सवाल है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। तीसरे सवाल का राइट आंसर है 47%। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? तो सबसे प्रमुख साधन भारत में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी भी इसको सही जवाब है, कुएं और नलकूप। अगला सवाल देखते हैं, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? तो राइट आंसर है इसका 31.1%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका राइट आंसर है 56%। सर्वाधिक सिंचाई इसी से होती है। अगला सवाल, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर है 6%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? 8वां सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भाग में। निम्न में से किस राज्य का, 9वां सवाल, किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो 9वें सवाल का राइट आंसर है तमिलनाडु। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 10वां सवाल, निम्न में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो 10वें सवाल का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? 11वें सवाल का राइट आंसर है पंजाब। अगला सवाल देखते हैं, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा या राजस्थान? तो राइट आंसर है गुजरात। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? 13वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। और आज के तीसरे टॉपिक यानी भारत में सिंचाई का अंतिम सवाल देखते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा भारत में कृषि, 100 से अधिक सवाल वहाँ पर भी हैं। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो राइट आंसर है, ऐसे कई सरिताएं हैं या नदियां हैं
जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं, यानी उनका पानी केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहता है और काफ़ी ज़्यादा उनकी स्पीड हो जाती है। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का चौथा टॉपिक है भूगोल से रिलेटेड हमारा। लगभग 170 के आसपास हम सवाल कर चुके हैं। तो भारत में कृषि, इससे रिलेटेड अगले सवाल हैं। तो पहला सवाल है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि? वृष्टि माने वो अधिक अधिक वर्षा या वर्षा भी कह सकते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर है वृष्टि। अगला सवाल देखते हैं, नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे गन्ना, कपास, जूट या गेहूं। राइट आंसर है गेहूं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत जवाब भी देंगे हम। और आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। सेशन पसंद आता तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। निम्न में से, तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, रेपसीड या जूट? तो तीसरे सवाल का राइट आंसर है जूट। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल देखते हैं, भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, गन्ना या चना? तो पांचवें सवाल का राइट आंसर है चावल। अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल, निम्न में से किस क्षेत्र को भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है? छठे सवाल का राइट आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। अगला सवाल, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। आठवां सवाल, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आठवें सवाल का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, नवां सवाल, निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है? तो 9वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 10वें सवाल की तरफ चलते हैं, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो 10वें सवाल का राइट आंसर है चावल। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो इसका राइट आंसर है गेहूं और चावल के लिए सर्वाधिक सफल रही है। अगला सवाल, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया है? तो 12वें सवाल का राइट आंसर है दलहन व मोटा अनाज का। अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अगला सवाल देखते हैं, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? तो 14वें सवाल का राइट आंसर है कृषि को आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाया जाए। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? 15वां सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन जी को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य बताइए। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। 16वें सवाल का राइट आंसर है गुजरात। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य बताइए। 17वें सवाल का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला सवाल, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। 18वें सवाल का राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? 19वें सवाल का राइट आंसर है मध्य प्रदेश, दलहन भी कहते हैं इन्हें। अगला सवाल, सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? 20वें सवाल का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला सवाल, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 21वें सवाल का राइट आंसर है कर्नाटक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 22वें सवाल का राइट आंसर है दूसरा, पहले स्थान पर चाइना। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 23वां सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, पहले स्थान पे चीन। फल में भी चीन और सब्जियों में भी चीन पहले नंबर पे। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 24वां सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। पहला और दूसरा आप जरूर बताएं। जूट उत्पादन में 25वां सवाल, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा? 25वें सवाल का हमारा राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल देखते हैं, 26वां सवाल, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में की जाती है? 26वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुगली। जूट के लिए वैसे भी हमारा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र काफ़ी फेमस है। अगला सवाल, 27वां सवाल, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? 27वें सवाल का राइट आंसर है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। 28वां सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? 28वें सवाल का राइट आंसर है असम। 29वां सवाल, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक की जाती है? ये सवाल हम देख चुके हैं, मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है?
तो 30वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? 31वें सवाल का राइट आंसर है केरल। अगला सवाल, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 32वें सवाल का राइट आंसर है चौथा। अगला सवाल, भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? 33वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र, सूडान, यानी जो हमारे सारे ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल चलते हैं। 34वां सवाल, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 34वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। अगला सवाल, नीली क्रांति किससे संबंधित है? 35वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन से। अगला सवाल, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 36वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 37वां सवाल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 38वें सवाल की तरफ। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? 38वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 39वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1970। अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? 40वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? 41वें सवाल का हमारा राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से, यानी मिल्क प्रोडक्शन से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? 42वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी कुरियन। अगला सवाल, निम्न में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति या पीली क्रांति? तो 45वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति। अगला सवाल है 43वें सवाल का राइट आंसर, माफ करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति, काली क्रांति भी कहते हैं इसे। अगला सवाल 44वां सवाल, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? 44वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झींगा उत्पादन। अगला सवाल, गोल क्रांति का संबंध किससे है? 45वां सवाल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलू उत्पादन। 46वां सवाल देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? 46वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टोटल 90 सवाल हमारे पास हैं आपके लिए कृषि वाले चैप्टर में। सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लगभग 200 से 250 से अधिक सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। अगला सवाल है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो 48वें सवाल का राइट आंसर है छत्तीसगढ़। अगला सवाल 49वां सवाल, भारत में निम्न में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले उत्पादित करता है? तो 49वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो 50वें सवाल का राइट आंसर है गेहूं। अगला सवाल 51वां सवाल, निम्न में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो 51वें सवाल का राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 52वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला सवाल है, गुजरात के विषय में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? 4 हमारे पास ऑप्शन है। राइट आंसर है, यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दलहन का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश है। मैं आपको बता चुका हूँ, सोयाबीन में, दालों में, सब में मध्य प्रदेश है। अगला सवाल, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? 54वें सवाल का राइट आंसर है चावल, और सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल, किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं? 55वें सवाल का राइट आंसर है चाय, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? 56वें सवाल का राइट आंसर है सरसों। अगला सवाल देखते हैं, खरीफ की फसल काटी जाती है? 57वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवंबर के प्रारंभ में। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका राइट आंसर है नासिक, महाराष्ट्र। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो 59वें सवाल का हमारा राइट आंसर है रबड़। रबड़ कहाँ पैदा होता है? केरल में अधिकतर होता है।
अगला सवाल देखते हैं, रेशा फसलें निम्न में से कौन सी हैं? आज का 60वां सवाल। राइट आंसर है कपास, सन और जूट। अगला सवाल देखते हैं, झूम है एक, झूम क्या है? झूम एक कृषि करने का एक तरीका है जिसमें जंगलों को काटकर खेत बनाए जाते हैं और कृषि की जाती है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? 62वां सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुर्ग। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन करता है? 63वां सवाल। राइट आंसर है कर्नाटक। अभी हमने देखा भी था, कॉफी भी सर्वाधिक यहीं होती है। अगला सवाल, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? आज का 64वां सवाल। राइट आंसर है 52%। 65वां सवाल, जूट सबसे अधिक कहाँ पैदा होता है? अभी हमने बताया भी था आपको। राइट आंसर है बंगाल, पश्चिम बंगाल वाले के डेल्टाई क्षेत्र में। 66वां सवाल, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? 66वां सवाल। राइट आंसर है कॉफी। अगला सवाल, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। 67 सवाल हम कर चुके हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य कौन से हैं? 68वें सवाल का राइट आंसर है गुजरात और मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो 69वें सवाल का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो 70वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन यहीं होता है। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट, भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये मतलब क्रांतियों से रिलेटेड है, जैसे दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति ये अपन देख चुके हैं, खाद्य उत्पादन वाला हरित क्रांति देख चुके हैं। तो 72वें का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। खाद्य उत्पादन से रिलेटेड कौन सा हो गया? हरित क्रांति। दुग्ध से रिलेटेड कौन सा हो गया? श्वेत क्रांति। 1 और 3 से स्टार्ट होने वाले दो ही ऑप्शन हैं, बाकी तो हम मिला सकते हैं। अगला सवाल है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? ये भी हम देख चुके हैं। 73वें सवाल का राइट आंसर है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, मक्के की खेती की जा सकती है? 74वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खरीफ के मौसम में। 4 ऑप्शन थे, राइट आंसर है खरीफ के मौसम में। अगला सवाल देखते हैं, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? 4 हमारे पास ऑप्शन है। सर्वाधिक कहाँ होता है? वैसे ये सवाल हम देख चुके हैं, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है कश्मीर वाले क्षेत्र में। अगला 76वां सवाल देखते हैं, कथन ए, कथन आहार दे रखे हैं, इसमें हमने बताना है। कथन ए है, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कथन आर है, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो 76 में कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होने वाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन ए बिल्कुल सही है, लेकिन आर गलत है, खपत भारत में बहुत ज़्यादा होती है। अगला सवाल देखते हैं, 77वां सवाल, निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? 77वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमने बताना है। तो 78वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केला महाराष्ट्र में उत्पादन नहीं होता है, मतलब सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है। अगला सवाल, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो 79वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्नत कृषि विधियों एवं प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के कारण ही ये संभव हो पाया है। अगला सवाल है 80वां सवाल, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर है बंगलुरु। अगला सवाल, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है 127। 82वां सवाल, गलत युग्म को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली बिहार। मूंगफली गुजरात में होता है सर्वाधिक। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? 4 ऑप्शन है हमारे, राइट आंसर है गेहूं। अगला सवाल, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। 84वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चावल। अगला सवाल देखते हैं, गन्ना उत्पादक में राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। तो 86वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगला सवाल मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहली सूची में फसल दे रखे हैं, दूसरे में पैदा करने वाले राज्य। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 87वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाय सर्वाधिक, असम। उसके बाद ईख, ईख यानी गन्ना, उत्तर प्रदेश,
2 और 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबद्ध है? 88वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिलहन से रिलेटेड। अगला सवाल 89वां सवाल, IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? 89वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चावल। अंतिम सवाल देखते हैं आज का। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? रबी, खरीफ, वर्षापुष्ट या शुष्क? 90वें सवाल का राइट आंसर है खरीफ। 90वें सवाल का हमारा राइट आंसर है खरीफ। इसी के साथ आज का हमारे प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। लगभग 250 से अधिक सवाल हमने सॉल्व करे हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। लगातार वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाले हैं। आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, उत्तराखंड की हों, उत्तर प्रदेश की हों, SSC की हों, रेलवे की हों, कोई भी परीक्षा हो, उनमें ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप देख सकते हैं किसी न किसी परीक्षा में सवाल ज़रूर पूछे गए हैं। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। अगले वीडियो जो हमारे होने वाले मैंने आपको बता दिया है। अगला वीडियो हमारा उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट आएगा, जो उसका 8वां भाग होगा। और एक भाग हमारा आएगा जो भूगोल के MCQ की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसका अंतिम भाग यानी 5वां भाग आएगा। और उसी के साथ जो अगला वीडियो हमारा आएगा, ये 1 या 2 तारीख को आएगा, नववर्ष के उपलक्ष्य में आएगा। क्योंकि MCQ सीरीज जैसे हमारी समाप्त होगी, एक महामैराथन क्लास होगी जिसमें हम भारत का भूगोल कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में। लगातार हमारे चैनल से बने रहें। सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।